हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड 10th का हिंदी सब्जेक्ट और उसका पहली इकाई का 11th पोम कृषक गान, जिसे लिखा है दिनेश भारद्वाज जी ने। बहुत ही सुंदर पोएम है ये लिखा है किसान के ऊपर कि किस तरीके से किसान जो है पूरे देश के लिए, पूरे मतलब सृष्टि के लिए, लोगों के लिए अनाज पैदा करता है, उनके पेट भरता है, लेकिन फिर भी उसकी खुद की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। जैसे कि उसके पास खुद के पास पूरे कपड़े पहनने के लिए नहीं होते हैं, उसके लिए प्रॉपर एक घर रहने के लिए नहीं है, उसके पास में प्रॉपर खाने के लिए नहीं है। जो दूसरों के लिए अनाज पैदा कर रहा है वो खुद भूखा है, खुद दयनीय स्थिति में है। तो ये बहुत ही मतलब मार्मिक रूप से यहाँ पे दिनेश भारद्वाज जी ने किसान के ऊपर, कृषक यानी किसान के ऊपर एक गीत गाया है, कृषक गान। यानी क्यों हमें एक किसान को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो यहाँ पर एक किसान का वो रूप बताया है जहाँ पर उसकी स्थिति जो है, किसान की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय स्थिति होती है, और वो उस हालत में रहकर भी, दुख मतलब झेलकर भी, धूप झेलकर भी वो संतुष्ट है। तो ये इस तरीके से बताया गया है कि इतने तकलीफों के बावजूद भी वो इतना संतुष्ट रहता है। तो मैं उसके बारे में, उसके गुणगान गाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दिनेश भारद्वाज जी ने कृषक गान यानी कि फार्मर्स के लिए, जो किसान होते हैं उनके लिए यह गीत स्पेशली लिखा गया है। तो ये उन्हीं को डेडिकेट किया गया है। पूरा पोएम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन, और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। आफ्टर द एक्सप्लेनेशन एंड तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लर्न विथ हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में भी मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियोस यूजफुल साबित होते हैं, मेरे वीडियोस आपको एग्जामिनेशन में हेल्पफुल साबित होते हैं, स्कोर करने में हेल्पफुल साबित होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियंस ज़रूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं कृषक गान, जिसे लिखा है दिनेश भारद्वाज जी ने। अब मैं आपको एक एक पैराग्राफ एक्सप्लेन कराऊंगी। बच्चों, एग्जाम में क्या होता है, इस पोएम के ऊपर आपको ऐसे आ सकता है एक क्वेश्चन कि इन 4 पंक्तियों का सरल भावार्थ दीजिए, या कि सरल अर्थों में इनको एक्सप्लेन कीजिए। तो जैसे जैसे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ पोएम, आप उन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। कुछ कुछ पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं और इन्हीं को इलेबोरेट कर सकते हैं। इनके मीनिंग्स, जो वर्ड्स यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे दिए हैं जिनके आप सरल भाषा में जो इनके मीनिंग्स हैं उनको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसान है इनका सरल भावार्थ लिखना। तो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला पैराग्राफ जो हम आते हैं, हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है, दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। तो सबसे शुरुआत में ही यहाँ पे बताया है कि इतनी तकलीफों के बावजूद, इतने कमियों में रहने के बावजूद, मतलब हर चीज की कमी है ना, उसके पास एक तो कपड़े नहीं है पहनने के लिए, खाने के लिए प्रॉपर खाना नहीं है, छत भी बराबर नहीं है, यानी घर भी बराबर नहीं है, लेकिन ऐसे हाल में रहकर भी वो संतोष है, संतोषजनक है, मतलब सेटिस्फाइड है। उसको डिमांड नहीं है मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ डिमांड नहीं है। वो अपना कर्म कर रहा है, निरंतर अपना काम कर रहा है। तो हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, मतलब वो सेटिस्फाइड है, खुश है अपने काम से, अपनी दशा से, जो भी है। जगत में मधुमास, जगत में मधुमास, मधुमास यानी कि वसंत ऋतु। वसंत ऋतु क्या होता है, जब सभी और पूरी सृष्टि जो है हरी भरी हो जाती है, फूल फल सभी जो है उस वक्त जो है भर भर के हमें हमारे बाग बगीचों में देखने को मिलते हैं। तो यानी हरियाली छाई रहती है सब जगह पे, प्रोडक्शन हुई हुई रहती है, चाहे वो फूलों का हो, फलों का हो, या खेतों में हो। तो जगत में मधुमास, जो स्प्रिंग सीजन है, वसंत ऋतु जो है सब जगह पे है, पूरे जग के लिए वो वसंत ऋतु है, उनके लिए सब कुछ भर भर के है। लेकिन किसान के लिए वह पतझड़ से कम नहीं है। वसंत ऋतु भी किसान के लिए पतझड़ से कम नहीं है, यानी कि उसके लिए तो सूखा ही है, उसके लिए तो ये मौसम भी रूखा ही है, क्योंकि वह अभावों में जीता है। अभावों में यानी कमियों में, कमियां है काफी, उसके पास कई चीजों की कमियां है। जैसे मैंने कहा पहले भी, कपड़े मतलब इनफ क्लोथ्स नहीं है पहनने के लिए, या फिर इनफ खाना नहीं है, या एक प्रॉपर छत नहीं है रहने के लिए। तो दीनता अभिमान जिसका, लेकिन इन हाल में भी वो अगर है
तो वो अभिमान से रहता है, उसे किसी तरह की शर्म महसूस नहीं होती। तो अपनी दीन हालत में भी, अपनी गरीबी की हालत में भी वह अभिमानी है, अभिमान में रहता है। आज उस पर मान कर लूँ तो आज मैं उसका थोड़ा सम्मान कर लूँ, मान कर लूँ यानी सम्मान कर लूँ। तो इस दीनता में भी जो अभिमान के साथ रहता है वह सम्मानजनक ही तो है। इसलिए उस कृषक का गान कर लूँ, यानी उस कृषक का जो इन सब अभावों में रहकर भी अभिमान से जीता है, आज मैं उसका गान कर लूँ। अगला पैराग्राफ, चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया, मनुष्यता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं, उस कृषक का मैं गान कर लूं। बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे लिखा है, चूस कर श्रम रक्त जिसका, यानी किसान जो है खेतों में भरी दोपहर दिन में काम करता है, इतना मेहनत वाला काम करता है, इतना पसीना बहाता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं चूस कर श्रम रक्त जिसका, मतलब रक्त जो है वो पानी की तरह, पसीने की तरह बहा रहा है, इतना वो काम कर रहा है। जगत में मधुरस बनाया, मतलब इतनी मेहनत करी, इतना पसीना बहाया, तब जाके जगत में ये स्प्रिंग का मौसम यानी कि ये बसंत ऋतु आया है, जब सब जगह हरियाली फैली रहती है, यानी खेत खलिहान सब हरे भरे रहते हैं। तो ये सब क्या ऐसे ही नहीं उग गए हैं, सारे खेत क्रॉप्स ऐसे ही नहीं ग्रो हो गए अनाज, ये पूरी मेहनत है किसान की। तो इसीलिए कहते हैं चूस कर श्रम रक्त जिसका, मतलब ये धरती ने जिसका श्रम जो है चूसा है, मतलब एब्जॉर्ब किया है, जगत में मधुरस बनाया है, जगत में मधुरस बनाया है, यानी कि ये जो बाहर लाई है, लहर लाई है, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। अब जो ईश्वर के सृजन करता है, यानी कि ईश्वर जो है सृजक, यानी कि ईश्वर ने सबके लिए धूप छांव सबके लिए बनाए हैं, मतलब अच्छा बुरा, धूप छांव अर्थात यहाँ पे अच्छे दिन, बुरे दिन, खुशी के दिन, दुख के दिन, सब कुछ है। लेकिन कृषक के लिए तो सारे के सारे एक जैसे ही है। सृजन ने सबके लिए बनाए हैं धूप छांव, लेकिन कृषक के लिए तो धूप छांव दोनों एक ही है, क्या धूप और क्या छांव सब एक समान ही है। मनुष्यता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं, मनुष्यता के ध्वज तले यानी कि मनुष्यता के नाते आज मैं उस कृषक का आह्वान कर लूं, यानी उसे पुकार लूं, उस कृषक का गान कर लूं, यानी उसे पुकारूं, उससे बात करूं, उसका सम्मान करूं। ये सब क्यों? मनुष्यता के तले, यानी कि वो मतलब किसी की दयनीय स्थिति देख रहा है, किसी की मेहनत देख रहा है, और अगर उसकी मेहनत देखकर, उसकी दयनीय स्थिति देखकर किसी का मन नहीं पसीजता है तो वह एक दानव से कम नहीं है। इसीलिए कहते हैं मनुष्यता, मतलब इंसानियत जो कहते हैं ना, कि किसी को देखकर जब हमारा दिल पसीजता है, मोम की तरह पिघल जाता है, उस पर दया आती है, उसके लिए कुछ करने का मन करता है, तो वही मनुष्यता, उसे ही मनुष्यता कहते हैं। तो मनुष्यता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं, तो आज उसी मनुष्यता के ध्वज तले, मतलब मनुष्यता के नाते, इंसानियत के नाते मैं आज उस कृषक का आह्वान कर लूं, उसे पुकार लूं, उस कृषक का गान कर लूं, और उसके लिए एक सम्मान में, उसके सम्मान में एक गाना गा लूं। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उसके कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। तो यहाँ पर ये बहुत ही सच्चाई यहाँ पे बयां की गई है कि विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, विश्व का पालक बन, क्योंकि वो विश्व के लिए, सभी लोगों के लिए अनाज उगा रहा है, तो वो पाल ही रहा है एक तरीके से। जो सृजन ने, जो ईश्वर ने जो बनाया है सबको, तो ये ईश्वर ने तो सृष्टि रचाई है, लेकिन सबको पालने का काम जो है ये खेतों में मेहनत करके अनाज उगा रहा है, और जो लोगों के पेटों में जा रहा है, तो वह अनाज जो है सबको पाल रहा है। तो विश्व का पालक बन जो, पूरे विश्व में लोग अनाज के बिना तो कैसे जिंदा रहेंगे, तो अनाज जो खाते हैं, जिससे जीवित रहते हैं, तो उन सभी का पालक बना हुआ है यहाँ पे कृषक। अमर उसको कर रहा है, अमर उसको कर रहा है, यानी कि वो सभी को जीवन दान दे रहा है, सबको अनाज के रूप में, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। लेकिन जिनके लिए वह अनाज उगा रहा है, वही लोग जो है उसे कम आंक रहे हैं, उसे उसकी अवहेलना कर रहे हैं, उसे उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या उसका अपमान कर रहे हैं। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि कृषक जो है विश्व का पालन कर रहा है, सबको अमर कर रहा है, यानी सबको जिंदगी दे रहा है, लेकिन जिन लोगों को वो जिंदगी दे रहा है वही लोग उसे अपमानित कर रहे हैं, उन्हीं के हाथों वह अपमानित हो रहा है। आज उससे कर मिला, तो आज
मैं उससे हाथ मिलाकर न सृष्टि का निर्माण कर लूं। तो ऐसी एक सृष्टि बना लूं जहां लोग एक दूसरे का सम्मान करें। जो आपके लिए मेहनत करता है आप उसके लिए सम्मान करो। तो ऐसी सृष्टि का निर्माण करूं। किसके साथ मिलकर? मैं कृषक के साथ मिलकर, किसान के साथ मिलकर ऐसी सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। तो यहाँ पे ये कविता में ये एक पंक्ति जो है बार बार दोहराई गई है, ये पोएटिक इफेक्ट के लिए। क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो, छोड़ सारे सुर असुर मैं आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। तो यहाँ पे कवि हमें कहना चाहते हैं कि कृषक जो है उसके जीवन में उसे कई सारी ऐसी दुविधाओं का या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते उसके पास उसके तन को ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े तक नहीं होते। कभी कभी तो उसे पत्तियों से काम चलाना पड़ता है अपने तन को ढकने के लिए। इसका अर्थात ये है कि एक्चुअली पत्तियां नहीं लगाते हैं, बट कम से कम कपड़े जो है, जैसे कि धोती कुर्ता है या केवल धोती पहनते, कई बार तो कुर्ते भी नहीं पहनते वो, तो ऐसा रहता है। या एक तौलिया जो है ऊपर अंग पे अंग रखा के रूप में ये पहन सकते हैं। तो यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हो, देखिए किस तरीके से कम कम कपड़ों में पत्तियां, मतलब पत्ते नहीं है, इसका अर्थात ये होता है कि कम से कम कपड़े जो है। तो क्षीण निज बलहीन तन को देखो, दुबले पतले से भले ही है, पत्तियों से पालता जो, यानी कि कम से कम कपड़े पहनते हैं। इनके कपड़े भी ज्यादा नहीं रहते हैं, बहुत कम से कम कपड़े, जरूरत जितने ही कपड़े उनके पास रहते हैं। उसरों को खून से निज, उसरो यानी कि जो इनफर्टाइल सॉइल होती है, जो अनउपजाऊ जमीन होती है, जिसपे इतनी उपजता नहीं होती है, ज्यादा क्रॉप्स ग्रो नहीं होते हैं, उसे अपने खून से सींच कर मतलब पसीना बहाकर उससे सींच कर उर्वरा कर डालता जो, उर्वरा यानी कि एकदम फर्टाइल कर देता है, जो उपजाऊ जमीन बना देता है। मेहनत करता है ना उसके ऊपर, उसकी खुदाई करता है, फिर उसके ऊपर सीड्स डालता है, फिर पानी देता है, उसे देखभाल करता है। तो ये एकदम हरे भरे खेतों में, जहां पर कुछ उग नहीं रहा है, उसे एकदम हरे भरे खेतों में तब्दील कर देता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से, कष्ट से। तो ऐसे इंसान के लिए जो अपनी मेहनत से एक अनउपजाऊ जमीन को उपजाऊ जमीन में बदल देता है, उसरो यानी अनउपजाऊ और उर्वरा यानी उपजाऊ, ऐसे इंसान के लिए मैं छोड़ सारे सुर असुर, मतलब सुर यानी देव और असुर यानी कि दैत्य, इनको छोड़कर, इनको पूजना छोड़कर, इनको मानना छोड़कर मैं आज उसका ध्यान कर लूं। किसका ध्यान कर लूं? कृषक का ध्यान कर लूं। क्योंकि वही तो, भले ही ईश्वर ने हमें बना दिया है, लेकिन हमारा पेट तो वही पाल रहा है। कृषक जो मेहनत कर रहा है वही पाल रहा है, तो क्यों ना मैं उसी का ध्यान कर लूं। मेरे लिए तो वही भगवान है, जो हमें खाना दे वह भगवान के समान ही तो है। उस कृषक का गान कर लूं। यंत्रवत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता आज अपनी जीत हारे, जोड़कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यहाँ पे कह रहे हैं कि यंत्रवत जीवित बना है। यंत्रवत यानी कि यंत्र यानी मशीन, और आजकल की जिंदगी में क्या होता है, मशीनों का उपयोग हम ज्यादा करने लग गए हैं। तो यहाँ पे जो कृषक है वह यंत्रवत जीवित बना हुआ है, यह मशीन की तरह वो निरंतर काम करता रहता है दिन रात, मांगते अधिकार सारे। अब मशीन्स जो है, जो चलाते हैं या जो मशीन्स चलती है, उनको भी राइट्स है कि मेंटेनेंस चाहिए बार बार, लेकिन ये जो है कृषक जो है वो तो कोई अधिकार नहीं मांगता। वो तो मतलब पहले ही पैराग्राफ में हमने पढ़ लिया था कि वह संतुष्ट है, जैसा भी जीवन है उसका वह उसमें संतुष्ट है। तो यंत्रवत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे, सभी अपना अधिकार मांगते हैं, लेकिन कृषक अपना अधिकार कभी नहीं मांगता है। वह बिना किसी अधिकार के ही मशीन के तरह अपनी पूरी जिंदगी जो है काम करके बिता देता है। रो रही पीड़ित मनुष्यता, तो ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर जो ये मनुष्यता है वह पीड़ित हो गई है यानी कि दुखी हो गई है, और वो इस दुख के कारण वो रो रही है, उसकी दयनीय स्थिति देखकर एक किसान की। आज अपनी जीत हारे, तो जीत कर भी हार गई है मनुष्यता, जोड़कर कण कण उसी के, तो इसी नाते मैं उस मनुष्यता के ही कण कण जोड़कर नीड़ का निर्माण कर लूं। मतलब उस कृषक के लिए नीड़ यानी क्या होता है? घोंसला, जहां पर मतलब घर ही माना जाता है। तो जोड़ जोड़ कर कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं, मतलब उसके लिए एक घोंसला बनाऊं, घर बनाऊं, रहने की जगह बनाऊं, उस कृषक का मैं गान कर लूं और उसे एक ऐसा घर दूं जहां पर एक अच्छा जीवन वो जी सके, और उसी कृषक का मैं गान करूं। तो यहाँ पर ये जो कविता है मैंने पूरी आपको समझा दी है, और जो मैंने पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेन किया है उन्हीं पैराग्राफ को आप भावार्थ के रूप में लिख सकते हैं अपने खुद के शब्दों में। तो यहाँ पर तो खत्म हो जाता है। अब मैं सीधे चलती हूँ इसके प्रश्न उत्तर की तरफ।
अब ये कृतियां हैं। कृषक इन स्थितियों में अविचल रहता है। पतझड़, धूप। कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम, मधुमास, पतझड़। अब दूसरा है वसंत को, ये सिनोनिम्स है, मतलब मीनिंग्स पर्यायवाची। वसंत को मधुमास भी कहते हुए, पाला हुआ यानी पालित, निर्माता यानी सृजक, मानवता यानी मनुष्यता। अब ये कुछ पंक्तियां हैं, इनके भाव हमें लिखने हैं, ये डायरेक्टली आंसर्स है। आज उस पर मान कर लूं, इस पंक्ति का भाव क्या है? अभिमान। आह्वान उसका आज कर लूं, इसका भाव क्या है? मानवता। अब ये जो है इसमें सही उत्तर, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखने के लिए 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे डायरेक्टली मैंने आंसर के साथ में ये आपको बताया गया है। कृषक हाथ में संतोष की तलवार लेकर चल रहा है। सारे संसार में वसंत और उस पर सदा पतझड़ रहता है। कृषक को अपनी दीनता पर अभिमान है, उसके लिए धूप और छाया एक जैसी है। कवि की चाह, कृषक की संतोष की भावना और अभिमान पर मान करना, मनुष्यता के ध्वज के नीचे कृषक का आह्वान करना। अब ये है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। कृषक कमजोर शरीर को पत्तियों से पालता है। कृषक बंजर जमीन को अपने खून से सींचकर उर्वरा बना देता है। कवि की चाह, विश्व के पालक कृषक के लिए नवीन सृष्टि का निर्माण करना, सभी सुर असुर छोड़कर उस पर भूमि को उर्वरा बनाने वाले कृषक का ध्यान करना, एक एक कण जोड़कर कृषक के लिए नीड़ का निर्माण करना। अब ये कवि की चाह वाले ऊपर भी 2 कृति आ चुकी है, तो हो सकता है आपको एक ही कृति में 4 बॉक्स दिए जाएं, 2 मार्क के लिए आएगा, तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो। या तो अगर कविता की आपको कुछ पंक्तियां दी गई होगी तो उन पंक्तियों में से जो भी आपको दिया गया है वो आप लिखोगे। तो एवरी थर्ड सेकेंड लास्ट लाइन जो है पंक्तियों की, उसके अंदर कवि की चाह के बारे में बताया गया है। विश्व का पालक कृषक, उसकी स्थिति अपने पालितों द्वारा कुचला जाना। विश्व, कृषक विश्व का यह है, कौन है? पालक। वह अपने क्षीण तन को इनसे पालता है, पत्तियों से। कृषक अपने खून से सींचकर उसरों को यह बना देता है, उर्वर। आज यह पीड़ित होकर रो रही है, मनुष्यता। अब पंक्ति दी गई है, उसका भाव बताना है। नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, सृजनशीलता। आज उसका ध्यान कर लूं, आदर। अब ये जो 6th क्वेश्चन है, ये जो 4 सेंटेंसेस है, ये एक्चुअली आपको क्वेश्चन में सेंटेंस उल्टे पुल्टे दिए हुए हैं और आपको उनको क्रम अनुसार लगाना है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो ये डायरेक्टली आंसर्स मैं पढ़ रही हूँ। किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है, आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लूं। छोड़ सारे सुर असुर, मैं आज उसका ध्यान कर लूं। जोड़ कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं। तो ये 4 जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालने हैं। इस तरीके से आपको और भी अलग अलग सेंटेंसेस दे सकते हैं। अगर आपने कविता पढ़ी है तो आप इनको एकदम प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाल सकते हैं। कृषक की विशेषताएं क्या है? उसरों को अपने खून से उर्वर कर डालता है और क्षीण बलहीन तन को पत्तियों से पालता है। अब ये जो है हमको शब्द युग्म लिखने हैं। शब्द युग्म यानी हाइफन से जुड़े हुए 2 शब्द जो हिंदी में होते हैं। सुर असुर, ये हाइफन से जुड़े हुए हैं तो ये शब्द युग्म हो गया है। कण कण, ये भी शब्द युग्म हो गया है। दूसरा है, हमें अभी वर्ड दिया है पालक, अभी हमें इसका प्रत्यय अलग करना है, यानी सफिक्स उसको अलग करना है। तो पाल प्लस क, मनुष्यता का मनुज प्लस ता, पीड़ित का पीड़ा प्लस इत, जोड़कर का जोड़ प्लस कर। तीसरा जो प्रश्न है, इन शब्दों के लिए कविता में कौन से शब्द यूज किए गए हैं वो हमें लिखना है। तो उपजाऊ के लिए उर्वरा शब्द दिया गया है, किसान के लिए कृषक शब्द दिया गया है, शरीर के लिए तन शब्द दिया गया है, राक्षस के लिए असुर शब्द दिया गया है। अब ये ग्रामर पर बेस्ड क्वेश्चंस है सारे। शब्द भेद है पहला, अधोरेखांकित शब्दों के शब्द भेद पहचान कर लिखिए। हमें अपने देश पर अभिमान है, तो अभिमान जो है हमारा यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है, यानी हम प्राइड फील करते हैं, तो ये भाववाचक हो गया। भूकंप में घंटों मलबे के नीचे दबे रहकर भी बच्चा जीवित रहा, तो बच्चा जीवित रहा, जीवित बच्चा, यानी कि ये गुणवाचक विशेषण है। अब अव्यय, निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बल्कि, सिरचन को लोग पूछते ही नहीं थे बल्कि उसकी खुशामद भी करते थे। लहरें बच्चों का रेत का घर गिरा देती तो वे नया घर बनाने लगते। तो बल्कि और तो से हमने ये अव्यय जो है सेंटेंसेस में यूज किया है। कृति पूर्ण करिए।
संधि शब्द, संधि विच्छेद और संधि भेद। तो यहाँ पे संधि विच्छेद दिया हुआ है हमें, तो जैसे सम प्लस सार दैट इज संसार, व्यंजन संधि हो गया है। और दूसरा निश्चय हमें दिया हुआ है, यह संधि शब्द है, तो निह प्लस चय विसर्ग संधि यह हो गया। निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रियाएं पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। तो सामने शेर को देखते ही सभी यात्री कांपने लगे, तो लगे हमारा यहाँ पे सहायक क्रिया है और इसका मूल रूप है लगना। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से सीखी है यहाँ पर सहायक क्रिया है, होना इसका मूल रूप है। निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। तो चलना, चलाना, चलवाना, चमकना, चमकाना, चमकवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना। मुहावरे, निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चंपत होना, चंपत होना का अर्थ है गायब हो जाना, और वाक्य है पुलिस के आते ही चोर चंपत हो गया। ठीक है। मन न लगना, मन न लगना यानी इच्छा न होना। वाक्य, सिरचन का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। अधोरेखित वाक्यांशों के लिए उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पे खून का घुट पीकर रह जाना, पानी फेरना, पिंड छुड़ाना, ये कुछ मुहावरे हैं। इन सेंटेंसेस में इनका हमें उनको रिप्लेस करना है। लालची और निर्लज्ज लोगों से छुटकारा पाना आसान नहीं होता। तो यहाँ पे छुटकारा पाना यानी पिंड छुड़ाना होता है। तो लालची और निर्लज्ज लोगों से पिंड छुड़ाना आसान नहीं होता। शिवाजी आगरे से भाग निकले, इसलिए औरंगजेब को अपना मान मारकर रह जाना पड़ा। मान मारकर रह जाना पड़ा का अर्थ है खून का घूंट पीकर रह जाना पड़ा। तो शिवाजी आगरे से भाग निकले, इसके लिए औरंगजेब को अपना खून का घूंट पीकर रह जाना पड़ा। कारक, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचानकर उनका भेद लिखिए। तो मानू फूट फूट कर रो रही थी, तो मानू यहाँ पे कर्ता कारक है। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए, तो दांत से जो है हमारा कर्ण कारक है। विराम चिन्ह, निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। यानी कि जहां पर भी जैसे पंक्चुएशन मार्क्स की जैसी भी जरूरत है वो हमें डालनी है। तो पहला वाला, माँ हंसकर कहती, कहती के बाद कॉमा और फिर ओपन इन्वर्टेड, जा जा बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात ही नहीं उठाता कभी। तो यहाँ पे कभी के बाद फुल स्टॉप क्लोज इन्वर्टेड, और जा के बीच में यहाँ पे देखो हाइफन आया है, यानी कि ये शब्द युग्म वाले शब्द है। पूजा भोग के बीच में भी हाइफन है। ठीक है। सेकंड, मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका चाची, और मजली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। तो मानो कुछ नहीं बोली फुल स्टॉप, फिर डॉट 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 बेचारी एक्सक्लेमेशन मार्क, किंतु मैं चुप नहीं रह सका हाइफन, ओपन इन्वर्टेड, चाची और मंझली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क क्लोज इन्वर्टेड। तो ये तो सब आपको चैप्टर्स पढ़ोगे तो वैसे वैसे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कहाँ कौन सा विराम चिन्ह लगता है। अब हमें यहाँ काल परिवर्तन करना है। निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। तो सिरचन को 1 सप्ताह पहले ही काम पर लगा दिया, इसे हमें पूर्ण भूतकाल करना है। सिरचन को 1 सप्ताह पहले ही काम पर लगा दिया था, पूर्ण भूतकाल करना है इसलिए था। मानू ससुराल जाती है, सामान्य भविष्यकाल में करना है, मानू ससुराल जाएगी। उनके आशीर्वाद आज भी हमें मिले, सामान्य वर्तमान काल में करना है, उनके आशीर्वाद आज भी हमें मिलते हैं। वाक्य भेद, निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद लिखिए। यह वह लड़की है जिसे पुरस्कार मिला था, तो जिसे आ गया कॉमा है, यह मिश्र वाक्य है। मजदूर गड्ढा खोदे और घर चले गए, यहाँ पे और आ रहा है, संयुक्त वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। गांव के किसान सिरचन को मजदूरी के लिए नहीं बुलाते, तो इच्छावाचक वाक्य लिखिए। काश गांव के किसान सिरचन को मजदूरी के लिए नहीं बुलाते। तुम्हें समय पर स्कूल जाना चाहिए, आज्ञावाचक वाक्य बनाओ, तुम समय पर स्कूल जाओ। वाक्य शुद्धिकरण, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके लिखिए। शुद्ध करके लिखना अर्थात जो पंक्चुएशन मार्क्स है, काना मात्रा है, उसे प्रॉपर लिखना है। लोग गंगा नदी को पवित्र मानते हूँ, तो लोग गंगा नदी को पवित्र मानते हैं, यहाँ पे पवित्र पर छोटी की मात्रा आएगी और हूँ की जगह है आ जाएगा, तो उन्हें अंडरलाइन कर दिया जहाँ चेंजेस करी है। किसी जमाने में यह शरीर बहुत आबाद है,
तो जमाने नहीं जमाने हैं, और समृद्ध आबाद के जगह हम समृद्ध था लिखेंगे, है के जगह था हो गया। तो यहाँ पर ये हमारा पोएम एक्सप्लेनेशन, इसके क्वेश्चन आंसर सब कुछ खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू।